डर अंधेरे में नहीं रहता, डर तब पैदा होता है जब घर के अंदर खड़ा इंसान ही अजीब निकले। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दो बच्चों, एक पुराने घर और एक ऐसी मुलाकात की जो हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल कर रख देगी। कहानी स्टार्ट होती है पोला जेमसन नाम की एक लेडी से जो अपनी बेटी को इंटरव्यू ले रही थी। इंटरव्यू में वो बताती है कि वो पिछले 15 साल से अपने मॉम डैड से नहीं मिली थी। असल में उसने अपने ही स्कूल के एक टीचर से पसंद की शादी कर ली थी, जिस वजह से उसके मॉम डैड ने उसे घर से निकाल दिया। और अब कई साल गुजरने के बाद उसके मॉम डैड ने उसे इंटरनेट से ढूंढ निकाला है और अब वो उसके बच्चों से मिलना चाहते हैं। फिर हमें उसके बच्चे दिखाए जाते हैं, बेका नाम की बेटी और टाइलर नाम का बेटा, जो अपने नाना नानी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। पोलर अपने मॉम डैड से मिलना नहीं चाहती थी, मगर वो अपने बच्चों के जिद करने पर उन्हें अपने मॉम डैड के पास भेजने पर राजी हो जाती है। फिर हमें बेका और टाइलर को दिखाया जाता है जो ट्रेन के जरिए अपने नाना नानी से मिलने जा रहे थे। स्टेशन पर पहुंचकर वो अपने नाना जॉन और नानी डोरिस से मिलते हैं, जो उन्हें लेने के लिए ही वहां आए थे। फिर हमें उनका घर दिखाया जाता है जो बहुत ही खुली और सुनसान जगह पर था। घर पहुंचकर दोनों बहन भाई नोटिस करते हैं कि यहाँ इंटरनेट नहीं आ रहा। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ बच्चों के नाना उनके कमरे में आते हैं। वो उनसे कहते हैं कि यहाँ बेसमेंट में जाना मना है और वजह ये बताते हैं कि वहाँ बहुत गंदगी है जिससे वो बीमार पड़ सकते हैं। साथ ही वो उन्हें ये भी बताते हैं कि हमारे यहाँ सोने का टाइम 9:30 है, इसके बाद कोई भी अपने रूम से बाहर नहीं निकलता। बेका और टाइलर को ये बात बहुत अजीब लगती है, मगर वो अपने नाना के सामने उनकी बात मान जाते हैं। फिर हमें रात 10:23 का सीन दिखाया जाता है जहां बेका अपनी नानी की बनाई कुकीज खाने के लिए रूम से बाहर निकल जाती है और अपने नाना की बात को भूल जाती है। बाहर जाकर वो अपनी नानी को बहुत बुरी हालत में देखती है। उनके बाल बिखरे हुए थे और वो लगातार उल्टियां मार रही थी। बेका अपनी नानी को देखते ही भागकर अपने रूम में आ जाती है। अगले दिन बेका अपनी नानी को बिल्कुल ठीक देखती है, जो टाइलर के साथ बात कर रही थी और उनके लिए खाना भी बना रही थी, ऐसे जैसे रात को उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। इसके बाद बेका अपनी नाना के पास जाती है और उनसे अपनी नानी की हालत के बारे में पूछती है। नाना बेका से कहते हैं कि तुम्हारी नानी अब बूढ़ी हो चुकी है, जिस वजह से वो बीमार रहती हैं, और वैसे भी कल रात तुम्हारी नानी को स्टमक फ्लू हो गया था, जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब थी, मगर अब वो ठीक है। उस दिन टाइलर अपने नाना को घर से बाहर एक शेड से निकलता हुआ देखता है जिसे वो हमेशा लॉक रखते थे। दोपहर के वक्त दोनों बहन भाइयों को घर के नीचे एक ऐसी जगह मिलती है जहां वो हाइड एंड सीक खेल सकते थे। जब दोनों बहन भाई हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो बेका को अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। पहले उसे लगता है कि वो टाइलर है, मगर जैसे ही वो पीछे देखती है तो वहाँ एक औरत खड़ी थी जिसका मुंह उसके बालों की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। वो औरत बेका के पीछे अजीब तरीके से भागने लगती है। बेका घबरा कर उस जगह से बाहर निकल आती है। फिर हमें टाइलर को दिखाया जाता है। वो औरत टाइलर के पीछे भी भागना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि मैं तुम दोनों को पकड़ लूंगी। टाइलर भी जब उस औरत से जान छुड़ाकर उस घर से बाहर आता है तो हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि उनकी अपनी ही नानी थी। बाहर आकर वो हंसते हुए कहती हैं कि मैं तो बस तुम्हारे साथ खेलना चाहती थी, मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे देखकर इतना डर जाओगे। ये कहकर नानी वहाँ से चली जाती हैं। बच्चे नानी की इस हरकत पर बहुत हैरान होते हैं। फिर जब नाना और नानी बाहर वॉक करने गए हुए थे तो डॉक्टर जैम उनसे मिलने आते हैं। तो बेका डॉक्टर जैम से मिलती है। डॉक्टर जैम बेका से कहते हैं कि उसके नाना नानी पास ही के हॉस्पिटल में काउंसलिंग के लिए आते थे, मगर इस बार वो नहीं आए, तो वो उन्हें अगली बार के लिए इनवाइट करने आया है। डॉक्टर जैम के जाने के बाद हमें टाइलर को दिखाया जाता है जो उसी शेड में जा रहा था जिसे उसके नाना हमेशा लॉक लगा कर रखते थे। शेड में जाकर उसे वहाँ बहुत सारे अडल्ट यूज डायपर दिखते हैं। घर वापस आकर टाइलर अपनी नानी से इस बारे में पूछता है, जिस पर उसकी नानी उसे बताती है कि तुम्हारे नाना अब बूढ़े हो चुके हैं, उनसे ये चीज अब कंट्रोल नहीं होती, जिस वजह से वो डायपर्स इस्तेमाल करते हैं। वो डायपर्स को शेड में इकट्ठा करते हैं और जब वो ज्यादा हो जाते हैं तो उन्हें जला देते हैं। वो कहती हैं कि तुम्हारे नाना एक स्ट्रॉन्ग मैन है, उन्हें ये बात तुम बच्चों को बताने में शर्म आती है, इसीलिए वो अब तक इन डायपर्स को शेड में छुपा कर रख रहे थे। इसके बाद पूरी फैमिली बाहर घूमने जाती है जहाँ इसके नाना एक आदमी से लड़ने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो आदमी उनका पीछा कर रहा है। अपने नाना को उस आदमी के साथ ऐसे लड़ता देखकर बच्चों को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि असल में तो वो आदमी उनका पीछा कर ही नहीं रहा था। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहां बेका को रूम के बाहर से किसी के दीवार खुरेचने की आवाजें आ रही थी।
बीका टाइलर को उठाती है। जब वो दोनों दरवाजा खोलकर देखते हैं तो उनकी नानी बाहर बगैर कपड़ों के खड़ी थी, जो अजीब तरीके से दीवार को खुरेच रही थी। इससे पहले कि उनकी नानी उन्हें देखती, दोनों बहन भाई घबराकर वापस कमरे में आ जाते हैं। अगले दिन जब नाना किसी कॉस्ट्यूम पार्टी के लिए तैयार हो रहे थे तो बीका उनके पास जाती है और उन्हें नानी की रात वाली हालत बताती है, जिस पर उसके नाना उसे कहते हैं कि तुम्हारी नानी को एक किस्म की बीमारी है जिसमें इंसान दिन भर तो ठीक रहता है मगर रात 9:30 बजे के बाद अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। इसके बाद जब बीका अपनी नानी के साथ ओवन साफ करवा रही थी तो उसे यही ख्याल आ रहा था कि कहीं उसकी नानी ओवन का दरवाजा बंद ना कर दें, क्योंकि आजकल उनकी हालत कुछ ठीक नहीं है। फिर जब इनकी मोम की कॉल आती है तो दोनों बहन भाई अपने नाना नानी की हालत के बारे में उन्हें बताते हैं, जिस पर उनकी मोम उनसे कहती हैं कि वो दोनों अब बूढ़े हो चुके हैं और बूढ़े लोगों में ऐसे सिम्टम्स का होना आम बात है। बीका जब अपनी नानी का इंटरव्यू लेती है तो पहले तो उसकी नानी उसके हर सवाल का जवाब नॉर्मली देती हैं, मगर जैसे ही बीका अपनी मोम के बारे में सवाल करती है तो उसकी नानी इस सवाल को सुनते ही पैनिक कर जाती हैं। नानी का इंटरव्यू लेने के बाद बीका जब टाइलर के पास जाती है तो वो देखती है कि टाइलर टीवी लाउंज में कैमरा छुपा रहा है। बीका जब टाइलर से ऐसा करने की वजह पूछती है तो वो कहता है कि मैं नानी की हरकतों को इसमें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, मगर बीका टाइलर की बात नहीं मानती और उस कैमरे को वहाँ से हटा देती है। पिछली रात की तरह उन दोनों बहन भाइयों को इस रात भी नानी की आवाज बाहर से आती है। जब वो दरवाजा खोलकर देखते हैं तो नानी कमरे के बाहर अजीब तरीके से भाग रही थी। इस बार भी वो दोनों शॉक हो जाते हैं क्योंकि अभी तक उन्हें इस चीज की आदत नहीं हुई थी। अगले दिन जब वो दोनों अपने नाना नानी के साथ बाहर जाते हैं तो वहाँ टाइलर अपनी नानी की नकल उतारता है जिस तरीके से वो रात को भाग रही थी। कुछ दूर जाकर नाना एक कुएं को घूरने लगते हैं। जब टाइलर उनसे घूरने की वजह पूछता है तो नाना कहते हैं कुछ नहीं, मगर टाइलर को ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसके नाना अजीब तरह से उस कुएं को घूर रहे थे। इसके बाद दोनों बहन भाई एक दूसरे का इंटरव्यू लेते हैं, जिससे हमें उनके बारे में कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे उनके डैड अब उनके साथ नहीं रहते और अपने डैड के जाने का कसूरवार टाइलर खुद को मानता है। टाइलर का कहना था कि जब वो 8 साल का था तो उसने एक रग्बी मैच खेला था जिसमें वो हार गया था। उससे ऐसा लगता था कि उसके डैड उसके हारने की वजह से उससे नाराज हैं और उन्हें छोड़कर चले गए हैं। दूसरी तरफ बीका बताती है कि उसे मिरर देखना नहीं पसंद, वो खुद को कमतर समझती है क्योंकि जब उसके डैड उसे छोड़कर जाने लगे थे तो वो उसके लिए सिर्फ एक खत के सिवा कुछ नहीं छोड़कर गए थे, जिसकी वजह से बीका अब खुद को वैल्यूएबल नहीं समझती। इंटरव्यू के बाद दोनों बहन भाई मिलकर उस कुएं को चेक करते हैं मगर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। घर जाकर बीका अपने लैपटॉप का कैमरा साफ करने लगती है जिस पर कोई अजीब सी चीज जमी हुई थी। टाइलर के पूछने पर वो बताती है कि नैना से गलती से इस पर कुछ गिर गया था। कुछ ही देर बाद उनके घर स्टेसी नाम की एक लेडी आती है। वो खुद को उनका नेबर बताती है। वो बेका के नाना और नानी से मिलना चाहती थी मगर वो इस वक्त घर पर नहीं थे, जिस वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ता है। उस दिन उनके साथ फिर से अजीबोगरीब चीजें होने लग जाती हैं। बेका जब अपनी नानी के पास जाती है तो वो देखती है कि नानी दीवार की तरफ मुंह करके बैठी जोर जोर से हंस रही है। बेका के करीब जाने पर नानी गले में पहने स्कार्फ से ही अपना गला घोटने लगती है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो खुद की ही जान लेना चाहती हैं। बेका नानी को शांत कराती है। इसके बाद जब वो अपने नाना के पास जाती है तो वहाँ वो देखती है कि उसके नाना ने एक गन अपने मुंह में डाली हुई है। उसके नाना को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि वो अपनी जान लेना चाहते हैं, मगर बेका को देखते ही वो कहते हैं कि वो तो बस इसे साफ कर रहे थे। नाना नानी की आज की हरकत की वजह से बेका टाइलर की बात मान जाती है और वो दोनों मिलकर टीवी लाउंज में कैमरा छुपा देते हैं। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ नानी रोज की तरह इधर उधर घूम रही थी कि अचानक नानी को कैमरा मिल जाता है। नानी कैमरा और एक चाकू लेकर बेका और टाइलर के रूम के सामने चली जाती हैं। वहाँ वो जोर जोर से उनका दरवाजा पीटने लगती हैं, जिससे बेका की आंख खुल जाती है मगर वो दरवाजा नहीं खोलती। कुछ देर बाद नानी खुद ही रूम के सामने से चली जाती हैं और कैमरे को उसकी अपनी ही जगह पर वापस रख देती हैं। अगले दिन दोनों बच्चे नानी की इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि जब तक वो यहाँ है वो नाना और नानी से दूरी बनाकर रखेंगे। बेका ये डिसीजन लेने के बाद भी अपने नाना और नानी का एक इंटरव्यू लेने का सोचती है। इंटरव्यू में नाना बेका से अजीब बात कहते हैं कि पहले वो जिस फैक्ट्री में काम करते थे वहाँ उन्होंने कुछ तो सफेद रंग का अजीब सा देखा था जिसकी पीली बड़ी बड़ी आंखें थी। नाना ये बताते हैं कि वो सिर्फ उन्हीं को दिखाई देता था और जब उन्होंने दूसरे लोगों से इस बारे में बात की तो उन्हें उस फैक्ट्री से निकाल दिया गया। इसके बाद स्टेसी यहाँ वापस आती है और बच्चे खिड़की से देखते हैं कि स्टेसी नाना और नानी से किसी बात पर बहस कर रही थी कि तभी नाना स्टेसी को शांत करते हैं और उसे घर के पीछे ले जाते हैं। फिर हमें स्टेसी को घर से बाहर निकलते हुए नहीं दिखाया जाता। इसके बाद बेका नानी का इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू के
दौरान वो नानी से फिर से अपनी मोम के बारे में सवाल करती है, जिस पर नानी की तबीयत फिर से खराब होने लग जाती है, जिस पर बीका अपना सवाल बदल लेती है। नानी बीका को एक अजीब सी कहानी सुनाती है जिसमें वो किसी क्रिएचर की बात कर रही थी कि वो पानी में रहते हैं, उनके सर पर इनविजिबल एंटीनास लगे हुए हैं, लोगों को लगता है कि वो सो रहे हैं मगर असल में वो जिंदा हैं। नानी का कहना था कि वो लोग एक दिन जरूर होश में आएंगे। नानी और नाना की ऐसी अजीबोगरीब कहानियां सुनकर बीका अपनी मोम को ये सारी बातें बताने का डिसाइड करती है। उस दिन नाना नानी के बाहर जाते ही दोनों बच्चे अपनी मोम को कॉल करते हैं और यहाँ हुई तमाम घटनाओं के बारे में बताते हैं। वो अपनी मोम को फोर्स करते हैं कि वो नाना और नानी को समझाएं, जिस पर उनकी मोम कहती है कि मुझे नाना और नानी से मिलवाओ। जब दोनों बच्चे कैमरा बाहर खड़े नाना और नानी की तरफ करते हैं तो मोम उन्हें देखकर शॉक हो जाती हैं। वो बच्चों को बताती हैं कि वो दोनों मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तुम अब तक जिन लोगों के साथ रह रहे हो मैं उन्हें जानती भी नहीं हूँ। वो अपने बच्चों को बचाने के लिए पुलिस को कॉल करती है मगर उसका पुलिस के साथ कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसके बाद वो खुद जाने का फैसला करती है मगर वो अपने बच्चों को समझाती है कि वहाँ आने में उसे कुछ देर लगेगी, जिस वजह से उन्हें अपने नकली नाना नानी का ध्यान भटकाना पड़ेगा। रात को दोनों बहन भाई नानी से बहाना करके बाहर जाने की कोशिश करते हैं मगर तभी नाना आकर उन्हें रोक लेते हैं। उस वक्त हमें दरवाजे के बाहर दरख्त के साथ किसी की लाश लटकी हुई नजर आती है। वो स्टेसी थी जिसे शायद नाना नानी ने मार दिया था। नाना दोनों बच्चों से उनके साथ बोर्ड गेम खेलने को कहते हैं। गेम खेलने के दौरान बीका अपने कैमरे की बैटरी लो होने का नाटक करके वहां से चली जाती है। बीका के जाते ही नानी की तबीयत खराब होने लग जाती है, जिस वजह से नाना उन्हें कमरे में छोड़ने जाते हैं। फिर हमें बीका को दिखाया जाता है जो बेसमेंट में जा रही थी। वहाँ इसे अपने असली नाना नानी की फोटोज, कपड़े और उनकी लाश दिखाई देती है, जिन्हें देखकर बीका बहुत डर जाती है कि तभी उसके पीछे उसके नकली नाना आ जाते हैं। वो बीका को घसीटते हुए उसकी नानी के कमरे में छोड़ देते हैं, जहां उसकी नकली नानी वही अपनी पागलों वाली हालत में आ चुकी थी। बीका को छोड़ने के बाद नाना वापस टाइलर के पास आ जाते हैं, जहां हम टाइलर को देखते हैं जो डर की वजह से एक जगह जम चुका था। यहाँ तक के नाना टाइलर के मुंह पर अपना यूज डायपर भी मलते हैं मगर फिर भी टाइलर होश में नहीं आता। फिर हमें बीका को दिखाया जाता है जिसके पीछे नानी पागलों की तरह पड़ी हुई थी। नानी बीका का सर एक शीशे के साथ जोर जोर से मारती है, जिस वजह से वो शीशा टूट जाता है। बीका उस टूटे हुए शीशे के टुकड़े को उठाती है और उसे अपनी नानी को जान से मार देती है। नीचे आकर बीका अपने नकली नाना पर भी हमला करती है, जिसे देखकर टाइलर भी होश में आ जाता है। टाइलर को अपने नकली नाना पर बहुत गुस्सा आता है। वो उन्हें फ्रिज के पास धक्का दे देता है, फिर बार बार उसे फ्रिज से इतना मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है। इसके बाद दोनों बहन भाई उस घर से बाहर निकल जाते हैं। घर से बाहर निकलकर उनकी नजर उनकी मोम पर पड़ती है, जो पुलिस को लेकर वहाँ पहुँच चुकी थी। बेका और टाइलर अपनी मोम के गले लगकर बहुत रोते हैं और यहाँ कुछ इस तरह इस मूवी का एंड होता है। यहाँ आपके दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि आखिर ये कपल था कौन। असल में ये दोनों मैपल शेड नामी मेंटल हॉस्पिटल में मेंटल पेशेंट थे, जहाँ अक्सर बेका और टाइलर के असली नाना नानी काउंसलिंग के लिए जाया करते थे। शायद वहाँ इन्होंने इस कपल से अपने ग्रैंडसन्स के वहाँ आने की बात की होगी, जिस पर इन दोनों का भी उनसे मिलने को दिल किया होगा। तो उन्होंने कुछ ऐसा प्लान बनाया जो प्लान बेका और टाइलर के असली नाना नानी की जान ले गया।